हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रतिशाखा में। तो कल हम बात कर रहे थे, शुरुआत की थी हमने मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य इस समय पर 16 महाजनपद प्रमुख थे, जिनमें से एक मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य एक प्रमुख महाजनपद था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक वंश, जिसकी शुरुआत 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है, तथा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की शुरुआत की तथा अपने राज्य विस्तार से इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए तथा 500 विवाह स्थापित करके इन्होंने अपने एक बड़े साम्राज्य का विस्तार किया, जिनमें से बिंबिसार ने लिच्छवी की राजकुमारी चेलना चेलना या छलना जिसे बोलते हैं, चेलना या फिर छलना छलना से विवाह किया तथा कौशल की राजकुमारी कौशल, जो कि अवध में स्थित कौशल की राजकुमारी महाकौशला विवाह संपन्न करके अपने राज्य का विस्तार किया। इसी प्रकार से उन्होंने अवंती नरेश प्रज्ञोत, यह मध्य प्रदेश के शासक थे। इनके बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इस प्रकार से वैवाहिक संबंध तथा अपनी राजधानी बनाते हैं गिरी ब्रिज को अपनी राजधानी बनाते हैं। तथा बिंबिसार के पुत्र जो थे वह थे अजातशत्रु। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी तथा अब राजा बनते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु अपनी राजधानी को बनाते हैं राजगृह तथा अजातशत्रु ने लिच्छवियों तथा कौशल राज्य पर भी आक्रमण किया। तथा कौशल राज्य, इन पर भी अजातशत्रु द्वारा आक्रमण किया जाता है। वह कौशल नरेश अजातशत्रु तथा कौशल नरेश प्रसेनजित इनको बरहुत के स्तूप में चित्रित किया गया है। बरहुत का स्तूप, यहाँ पर इन दोनों को चित्रित किया गया है, अजातशत्रु व प्रसेनजित को। अजातशत्रु की हत्या उन्हीं के पुत्र उदयन द्वारा की गई। उदयन द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी गई। अब राजा बनते हैं उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र शहर। नागदशक जो हैं, नागदशक वह हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। नागदशक की हत्या शिशुनाग द्वारा की जाती है। शिशुनाग नागदशक की हत्या करके एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। शिशुनाग वंश, अब देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जिसका समयकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक थे शिशुनाग तथा शिशुनाग ने अवंती मध्य प्रदेश पर कब्जा किया। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में, इस पर ये कब्जा कर लेते हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश का ही शासक था। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। द्वितीय बौद्ध संगति इनके काल में हुई तथा नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक जिसकी हत्या महापद्म द्वारा की गई। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद द्वारा की गई तथा एक नए वंश की शुरुआत महापद्म द्वारा की गई। नंद वंश की शुरुआत महापद्म नंद द्वारा की जाती है। अब देखते हैं नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे। महापद्म नंद इसके संस्थापक थे तथा इनकी उपाधियां थी एकराट,
तथा परशुराम द्वितीय, परशुराम द्वितीय। महापद्मनंद ने कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण किया, कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा वहीं पर तनसूली नहर का भी निर्माण करवाया, तनसूली नहर। महापद्मनंद ने कलिंग से जिन प्रतिमा प्राप्त की, जिन प्रतिमा, और उसे अपने साथ मगध लेकर आया तथा कुछ काल के पश्चात जब खारवेल कलिंग के राजा बनते हैं, खारवेल यह कलिंग का शासक हुआ, तो इसने मगध पर आक्रमण किया तथा यह जिन प्रतिमा वापस हासिल की खारवेल के द्वारा। धनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे, जो कि धनानंद के काल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर, जिसे कि अलेक्जेंडर थर्ड भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर थर्ड भी इसे कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजा पोरस के साथ हाइडेस्पीज का युद्ध, या फिर इसको बोलते हैं झेलम नदी का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यह आक्रमण किया, राजा पोरस के साथ ही झेलम नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में सिकंदर की बहुत सारी सेना तो नदी को पार करते समय ही मारी जाती है, लेकिन पोरस इस युद्ध में हार जाते हैं तथा राजा पोरस को पराजित करने के बाद सिकंदर ने उनका राज्य वापस लौटा दिया था, क्योंकि वह राजा पोरस से काफ़ी प्रभावित हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी एक विशाल सेना को समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से वह उससे प्रभावित होने के बाद उनको जिंदा छोड़ देते हैं तथा उनका राज्य उनको वापस लौटा देते हैं। झेलम नदी, जिसे कि हम वितस्ता भी कहते हैं, वितस्ता नदी इसको बोला जाता था, पुराना नाम वितस्ता, नया नाम झेलम नदी। अच्छा, एक बात और हम इसमें नोट करके लिखेंगे, सिकंदर से पूर्व जो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे वह थे ईरानी शासक साइरस तथा डेरियस। ये इसको पहले दारा भी बोला जाता था, दारा। तथा दूसरे, यह पहले ईरानी थे, उसके बाद दूसरे जो थे विदेशी वह थे यूनानी, यूरोपीय जो थे, यूरोपीय। सिकंदर, सिकंदर था। इसी समय पर धनानंद जब राजा थे तो धनानंद ने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कि उसके राज्य को छोड़कर चले गए थे, जिसको बाद में चाणक्य या फिर कौटिल्य कहा गया, चाणक्य या फिर कौटिल्य कहा गया। रास्ते में एक शिकारी के पास चाणक्य को एक बच्चा मिला जो कि खोया हुआ था। चाणक्य ने उसे खरीद लिया, चाणक्य ने इस बच्चे को खरीदा था तथा बाद में ये अपने साथ ले गया इस बच्चे को, तथा यही बच्चा था जो आगे चलकर बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तथा अब शुरुआत होती है यहाँ से मौर्य वंश की, जिसका कि समय काल 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को पराजित किया, धनानंद को पराजित किया तथा मौर्य वंश की शुरुआत की। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस भी कहा गया है, सेंड्रोकोप्टस। इसके जानकारी के, मौर्य वंश की जानकारी के साधन क्या है? जानकारी के साधन वह है, उसमें पहले है साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत, जैसे कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यह एक राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, राजनीतिक। अर्थशास्त्र से हमें सप्तांग सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है, सप्तांग सिद्धांत, जो कि अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में है, छठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत की जानकारी। तथा सप्तांग सिद्धांत जो कि हैं स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग,
बल, कोश तथा मित्र, यह सप्तांग सिद्धांत है। दूसरा जो जानकारी का स्रोत है वह है मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में तत्कालीन समय के शासन की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था तथा मेगास्थनीज बताते हैं कि इस समय पर 5-5 आदमियों की 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी, जिनके माध्यम से नगर व्यवस्था को संचालन का उल्लेख है इसमें किया गया है। इसी प्रकार 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी जो कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित थी, सैन्य व्यवस्था, और यह थी नगर व्यवस्था से संबंधित। वह मेगास्थनीज जो है वह दास व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता है, दास व्यवस्था का उल्लेख मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा जो जानकारी के साधन है वह है विदेशी यात्रियों का वितरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे कि जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह बताते हैं, डाकुओं का गिरोह। तथा प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत को रौंद डालता है। यह प्लूटार्क के अनुसार दिया गया विवरण है। तथा इसके अलावा जानकारी के जो स्रोत हैं वह है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में हम देखेंगे महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख जो कि वोगरा बांग्लादेश में है, वोगरा बांग्लादेश, तथा सहगोरा अभिलेख, सहगोरा का अभिलेख जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी हमें इस काल के बारे में तथा मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन दोनों ही अभिलेखों में अन्नागार की चर्चा है, अन्नागार की चर्चा इनमें हमें प्राप्त होती है। तथा सहगोरा का जो अभिलेख है, सहगोरा अभिलेख से हमें अकाल की चर्चा मिलती है, अकाल की चर्चा, इस समय पर जो अकाल आया उसकी चर्चा हमें सहगोरा अभिलेख से प्राप्त होती है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का ही सेनापति था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। फिर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी कार्नेलिया, या फिर इसको बोलते हैं हेलना, इससे विवाह किया ताकि अब दोबारा सेल्यूकस निकेटर इन पर आक्रमण न कर सके। सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल तथा कंधार आदि का क्षेत्र इनको दहेज में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। गुजरात के अंदर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने वाले जो और अन्य राजा थे वह थे अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त, इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म के एक गुरु थे जो कि थे भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की, जैन धर्म की दीक्षा जो कि भद्रबाहु से प्राप्त की। तथा कर्नाटक में संलेखना पद्धति के द्वारा, कर्नाटक में संलेखना पद्धति आपको याद है ना, जैन धर्म में जो अपने शरीर को प्रताड़ना दे करके अपने प्राणों का त्याग कर देना ही संलेखना पद्धति कहलाता है। कर्नाटक में बाबा बुदुम की पहाड़ी पर, बाबा
बुदुम की पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। इसके पश्चात तथा किस क्षेत्र से वो आए थे, उस समय उस क्षेत्र का शासक कौन था, तथा उस समय भारत में शासक कौन था। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। देखते हैं, राजदूत थे सबसे प्रथम मेगास्थनीज, जो कि यूनान से आए थे। उस समय यूनान के शासक थे सेल्यूकस, तथा भारतीय शासक जो थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके पश्चात राजदूत थे डाइमेकस। सीरिया से आए थे। उस समय सीरिया के शासक थे एंटियोकस, तथा भारत में इस समय शासक थे बिंदुसार। एक जो राजदूत थे वह थे डायनोसियस। यह मिस्र से आए थे, तथा इस समय मिस्र के जो शासक थे वह थे टोलमी फिलाडेल्फस। यह मिस्र के शासक थे, तथा भारत में जो शासक थे अशोक। अच्छा, हम बात कर रहे थे जैन धर्म के भद्रबाहु की। भद्रबाहु जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी थी, तथा भद्रबाहु जो है वह दिगंबर संप्रदाय से थे। जैन धर्म के अंदर दिगंबर संप्रदाय, जैन धर्म जो कि मैंने आपको बताया था दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर तथा दिगंबर। श्वेतांबर तथा दिगंबर। श्वेतांबर वह हैं जो कि श्वेत कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा श्वेत कपड़े पहने हुए। तथा दिगंबर वह हैं जो अंबर को ही अपने कपड़े मानते हैं तथा नग्न अवस्था में रहते हैं। तो भद्रबाहु जो थे वह दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखते थे। अब देखते हैं षड दर्शन। इसमें हम देखेंगे एक तरफ दर्शन तथा दूसरी तरफ विद्वान। दर्शन तथा विद्वान। दर्शन में हम लिखेंगे सबसे प्रथम योग। विद्वान थे पतंजलि। फिर है न्याय, विद्वान है गौतम। फिर देखेंगे सांख्य, विद्वान है कपिल। फिर पूर्व मीमांसा, विद्वान है जैमिनीय। उसके बाद देखते हैं हम उत्तर मीमांसा। इसमें विद्वान है वादरायण। उसके पश्चात हम देखते हैं वैशेषिक। दर्शन में वैशेषिक, तथा इसके विद्वान हैं उलुक या कणाद। अब अगले जो शासक बनते हैं वह हैं बिंदुसार। और उस बच्चे के जब जन्म हुआ तो उसके सिर पर एक खून की बूंद थी, जिसके कारण उसका नाम रखा गया बिंदुसार। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। मित्र घात वह होता है जो मित्रों पर घात नहीं करता है, घात नहीं लगाता है या फिर हमला नहीं करता है। तथा इसी के काल में कलिंग स्वतंत्र हो गया था। इन्हीं के काल में कलिंग स्वतंत्र हो गया था। तथा बिंदुसार के 100 पुत्र माने जाते हैं, जिनमें से एक थे अशोक बिंदुसार के काल में उज्जैन तथा तक्षशिला के प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे। इसके पश्चात हम बात करते हैं, अब शासक बनते हैं अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक शासक बनते हैं, तथा 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं, तथा कलिंग में के इस युद्ध में बहुत ही हत्या हो जाती है, जिसके कारण यह देखकर अशोक का मन परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से वह युद्ध घोष के स्थान पर धम घोष की घोषणा करते हैं, तथा बोलते हैं कि आज के बाद हथियारों को नहीं उठाएंगे, हथियारों को नहीं छुएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने अपना हथियारों को छोड़ दिया तो बिल्कुल सेना भी रखनी छोड़ दी, तथा सेना हथियार यूज नहीं कर सकती थी। उनकी सेना हथियारों का इस्तेमाल कर सकती थी, केवल उन्होंने हथियार उठाने से मना किया था। इसी युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।
बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा धर्म घोष की घोषणा की। कलिंग के इस युद्ध की जानकारी अशोक के 13वां शिलालेख से प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख से इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अशोक के लेख तथा शिलालेख तथा अभिलेख। शिलालेख व अभिलेख। अशोक के शिलालेख तथा अभिलेख 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजे गए थे। टी पैंथलर द्वारा इनके अभिलेखों की खोज की गई थी। अशोक के अभिलेखों में जो लिपि वह थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक तथा अरमाइक। 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख। इसमें सर्वप्रथम है मास्की, जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटक। उसके पश्चात है गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके पश्चात है उडेगोलन तथा नेतूर, यह दोनों भी कर्नाटका में है। तथा एक इनका शिलालेख है बबरू बेराट, यह राजस्थान में है। इन जो यह ऊपर के यह 4 इनके शिलालेख है, इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं, व्यक्तिगत नाम। तथा भूबर बेराट, जो कि राजस्थान का शिलालेख है, इसमें अशोक को मगधराज कहा गया है, मगधराज। ठीक है। इसके पश्चात अन्य शिलालेख देखते हैं हम। अशोक के जो अन्य शिलालेख हैं, शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। इसके पश्चात है कालसी, जो कि उत्तराखंड में है। इसके पश्चात एरगुडी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके पश्चात है गिरनार। उसके पश्चात है सोपारा, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके पश्चात है धौली, जो कि उड़ीसा में है। तथा एक जोगढ़, जो कि उड़ीसा में है। अब देखते हैं अशोक के स्तंभ लेख। सबसे प्रथम है लोरियानंद गढ़, जो कि बिहार में है। उसके बाद लोरिया राज, यह भी बिहार में है। इसके पश्चात हम देखते हैं सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हम देखते हैं सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसी को सिंह शीर्ष स्तंभ भी कहा जाता है, सिंह शीर्ष स्तंभ, जो कि हम आज के समय देखते हैं एक पिलर जिसके ऊपर 3 तरफ इस प्रकार से शेर के निशान दिखते हैं। यह इसी स्थान से लिया गया है, जो कि सारनाथ में है। इसके आगे है निगलीवा तथा रुमिनदेई, यह दोनों नेपाल में है। दिल्ली में टोपरा तथा दिल्ली मेरठ। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने जो रुमिनी देई का अभिलेख था, रुमिनी देई अभिलेख, यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे तथा लुम्बिनी की यात्रा जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पर रुमिनी देई
शिलालेख से हमें, स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि पश्चात हम बात करते हैं, अशोक ने ही श्रीनगर के शहर की स्थापना करवाई थी। श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा करवाई गई थी। अशोक की जो उपाधि थी, वह थी देव नाम प्रियदर्शी। यह अशोक की उपाधि थी। वह थे समुद्र तथा निग्रोध। इनके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति प्रभावित किया गया था। तथा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, इनकी हत्या इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण सेनापति थे, इन्हीं के द्वारा शुंग वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई। अशोक के द्वारा कुछ पहाड़ियों के अंदर कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया, जो कि बिहार के अंतर यह गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जैसे कि जिसमें सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा तथा कर्ण चौफार गुफा इनका निर्माण किया। यह गुफाएं अजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनाई गई थी। अजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनवाई गई थी। तथा अजीवक संप्रदाय के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। अजीवक संप्रदाय, इसकी स्थापना मखलीपुत, अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत घोषाल के द्वारा की गई थी। मखलीपुत घोषाल जो है वह महावीर स्वामी के साथ 6 साल तक इन्होंने तपस्या की थी। 6 साल तक इन्होंने तपस्या की थी महावीर स्वामी के साथ। तथा दशरथ जो कि अशोक के पौत्र या वंशज इसको बोलते हैं, इन्होंने नागार्जुन पहाड़ी पर इन्होंने लोमस ऋषि की गुफा तथा वडपी का गुफा, इनका निर्माण इन्होंने करवाया था। इस काल में, मौर्य काल में जनगणना की जाती थी। मौर्य काल में जनगणना होती थी, जनगणना की जाती थी। तो मौर्य काल के समय में सिंचाई जो होती थी, सिंचाई को मौर्य काल में उदक भागकर कहा जाता था। उदक भागकर। अशोक के तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारियों की चर्चा हमें मिलती है, जिनमें से फर्स्ट युक्त, दूसरे हैं राजुक तथा तीसरे स्थान पर हैं प्रादेशिक। इन 3 अधिकारियों की चर्चा अशोक के तीसरे शिलालेख में हमें प्राप्त होती है। तथा अशोक के 12वें शिलालेख में हमें अन्य 3 अधिकारियों की चर्चा मिलती है, जिनका नाम है धर्म महापात्र, ये फर्स्ट, ये सेकंड है त्रयाध्यक्ष तथा तीसरे हैं ब्रजभूमिक। धर्म महापात्र जो है, यह धर्म के मामले को देखते थे, धर्म के मामले। स्तर अध्यक्ष, जैसे स्तर अब होता है संसद में, उस तरह से ये स्तर के अध्यक्ष होते थे। तथा ब्रजभूमिक जो भूमि का राजस्व तथा अन्य चीजों को देखभाल करते थे, उसका उल्लेख अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है। तथा मेगिस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, इस पुस्तक में 7 जातियों का हमें उल्लेख मिलता है। 7 जातियां। क्रमबद्ध तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल प्रतिशाखा को लाइक, कमेंट तथा फॉलो जरूर करें। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे साथ कमेंट करके अपनी राय को साझा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।